बाबरी विध्वंस के 28 साल हो चुके हैं। 2500 पन्नों की चार्जशीट, 351 गवाह, आडवाणी समेत 32 आरोपी। आ जाएगा देश का सबसे बड़ा फैसला। नमस्ते, मैं राशिद। अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, वहीं विवादित ढांचा गिराने के मामले में आज फैसला आना है। 28 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। ढांचा गिराने का आरोप लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसी हस्तियों समेत 48 लोगों पर लगा। इनमें से 16 की मौत हो चुकी है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 32 आरोपियों की किस्मत का आज फैसला सुनाएगी। पहली ब्रेकिंग न्यूज। अयोध्या विध्वंस मामले में लंबे सुनवाई के बाद आज फाइनल रिजल्ट आने वाला है, फाइनल जजमेंट आने वाला है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विनय कटियार जी। हम इनसे जानते हैं कि एक लंबा वक्त बीतने के बाद आज फैसला आने वाला है। किस तरह से देखते हैं सर, किस हक में फैसला आने वाला है? 32 आरोपियों में आप मुख्य आरोपी हैं। अब जो भी आएगा उस पर कयास लगाना ठीक नहीं। जो आएगा सम्मान पूर्वक उसका पालन करेंगे। एक बट का तो कोई सवाल नहीं। देखेंगे क्या आता है फैसला, फैसले के बाद बोलेंगे। बच्चियों का कहना है कि पूरी तरीके से जजमेंट आपके खिलाफ आएगा, तो उसके बाद आपका क्या? अगर भाई खिलाफ आएगा तब देखेंगे, पक्ष में आएगा तो वैसा देखेंगे। अभी क्या बताएं सर, आपका एक बयान आया था कि अयोध्या के बाद मथुरा, काशी, इस पे हाँ मथुरा जाएंगे, काशी जाएंगे, कहाँ जाएंगे तय करेंगे। फिलहाल आप जजमेंट का किस तरह से स्वागत करेंगे। जो भी आएगा उसका स्वागत है। जी बिल्कुल, आप थे हमारे साथ विनय कटियार जी, जिन्होंने कहा कि स्वागत का फैसले के पूरी तरीके से स्वागत किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी इंगित किया, इशारा किया कि इसके बाद मथुरा और काशी का भी नंबर आएगा। आने वाला है बड़ा फैसला। पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय, मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मेहरुद्दीन रंगरेज, इस्लामिक जानकार मोहम्मद फरहान अख्तर भी मेरे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक सचिन भल्ला के पास जाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं। खुर्रम निजामी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। खुर्रम, फैसला कितने बजे आएगा? देखिए राशिद, बताया जा रहा है कि फैसला 12 बजे आ सकता है। संभावना है कि 12 बजे तक आ जाएगा। और अभी साक्षी महाराज थोड़ी देर पहले कोर्ट में एंटर हुए हैं, इस प्रेमाइसिस में जहां पर जजमेंट आना, जहां ये कोर्ट है। तो अब इंतजार सबको इस बात का है, क्योंकि जितने भी आने थे मैक्सिमम लोग आ चुके हैं। जिनको नहीं आना था उनकी सूची सौंपी जा रही है अंदर कि ये लोग इन कारणों से नहीं आ पा रहे हैं। खुर्रम, एक बार बताएं कि कौन कौन से लोग आ चुके हैं। और साथ ही मैं देख पा रहा हूं कि अदालत परिसर में बहुत ज्यादा हलचल आपके आसपास नजर आ रही है। कैमरा जहां तक घुमा सके एक बार अदालत परिसर की हलचल दिखाएं हमें, और कौन कौन लोग आ चुके हैं ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन जो उनसे करूंगा थोड़ा सा पैन करें। आप जहां खड़े हैं इस वक्त, ये पूरा मीडिया का जमावड़ा है यहाँ पर, और तमाम मीडिया कर्मी यहाँ खड़े हैं। और ये पूरा ब्लॉक किया गया मीडिया के लिए, ताकि कवरेज को आराम से मिल सके। और ये सामने गेट है जो शायद हमारे कैमरामैन दिखा सके, जहाँ सब लोग एंट्री ले रहे हैं। कौन कौन आ चुका है? साक्षी महाराज आ चुके हैं, सादिर तमरा आ चुकी हैं, विनय कटियार आ चुके हैं, चंपत राय आ चुके हैं। तो ये वो बड़े नाम है। आचार्य धर्मेंद्र आ चुके हैं, यहाँ पर कोर्ट के अंदर मौजूद है। उनको बैठने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन जो बड़ी बात है कि जजमेंट क्या आएगा, इस पर सबकी निगाह है। उसके बाद उसका क्या होगा उस पर है। लेकिन जो अभी तक मालूम चल रहा है कि 12 बजे संभावित है कि तकरीबन 3 दशक के बाद जो बाबरी विध्वंस था 6 दिसंबर 1992 को, उस पर जजमेंट आज प्रोनाउंस होगा। तकरीबन 12 बजे जजमेंट आना। और खास बात यह भी है कि आज आखिरी दिन है इस कोर्ट का, यानी कि जजमेंट जब सुनाएगी उसके बाद जब कोर्ट का टाइम खत्म होगा तो कोर्ट का जो ये कोर्ट है इसकी भी मियाद पूरी हो जाएगी। पिछले महीने पिछली 30 तारीख को इसका जजमेंट प्रोनाउंस होना था। ये मियाद दी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो सीबीआई की विशेष अदालत है अयोध्या प्रकरण की। लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके बाद उनको 1 महीने की फर्दर एक्सटेंशन मिला था, जो आज खत्म हो रही है। तो देखना यह है कि आज पूरा सुनाते। दूसरी बात यह है कि कई लोग का ये मानना है कि उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद राशिद ये होगा कि अगर किसी को सजा होती है तो बिल बॉन्ड बनना होगा, नहीं होती है एक्विटल हो जाता है तो भी एक बॉन्ड बनना होगा। उसके बाद रास्ते खुले हैं। अगर फेवर में आता है तो ठीक है, नहीं आता है। खुर्रम, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। अश्विनी उपाध्याय के पास में चलेंगे। अश्विनी उपाध्याय जी, चूंकि इस फैसले को 9 नवंबर 2019 के फैसले के चश्मे से भी लीगल पर्सपेक्टिव में कई लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान था। ये कहा गया था जो भी गलत हुआ उसे ठीक किया जाना आवश्यक है। संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार या यूपी सरकार को अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी जानी चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कही गई थी जो भी गलत हुआ उसे ठीक किया जाना बेहद जरूरी है। क्या यह माना जाए
क्योंकि डिफेंस का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले ने हिंदुओं के दावे को सही साबित किया है। इस आधार पर क्या यह माना जाए जो 32 आरोपी हैं उनके लिए कुछ राहत भरी खबर आएगी या संभावना कुछ और हो सकती है? राशिद, इस पूरे केस में जो 40 दिन सुनवाई चली, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक 40 दिन वहां सुप्रीम कोर्ट में था और जजमेंट का मैंने एक एक पन्ना पढ़ा हुआ है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट का ये जो फैसला आने वाला, इसका कोई लिंक नहीं है। जहां तक आपने कहा जो करेक्शन की बात कही, वो उसी करेक्शन में ही सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ की जमीन दिया है। इसलिए आप उसको इस केस से मत कंपेयर करिए। वो जो एक वहां पे स्टेटमेंट आया है कि करेक्शन करना चाहिए, वो करेक्शन ये था कि इसीलिए उन्होंने फैजाबाद में 5 एकड़ जमीन के लिए ऑर्डर कर दिया। आज जो केस है पूरी की तरीके से ये सीआरपीसी के उस पर चलेगा, मतलब फैसला आ रहा है, उसमें ये देखा जाएगा किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है, किसका नहीं इन्वॉल्वमेंट है। अब उसमें तो बहुत सारे लोग कहते हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अभी एक बयान में देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया राम मंदिर है, तो हमने तो एक तरीके जो बुलडोजर का पैसा बचा दिया, जो बुलडोजर बाद में गिरा था, तो इसलिए अब उसको आप नहीं कंपेयर कर सकते हैं। आज का टोटल जो फैसला आने वाला है, मुझे लगता है जज साहब ने बड़ी मेहनत किया है, इतने दिन लंबी सुनवाई किया और इतने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी ऐतिहासिक की सुनवाई हुई, ऐसे वो जज साहब ने बड़ी मेहनत किया है। मुझे लगता है इतने ज्यादा बयानों को पढ़ना और सबकी एक एक बात को दोबारा वहां पे टैली करना, ये अपने आप बहुत बड़ा काम था। ठीक है, तो जो भी फैसला आएगा वो टोटली इंडिपेंडेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उसका कोई लिंक नहीं है, ना उसका कोई इफेक्ट आएगा। ठीक है, लेकिन आपकी उम्मीद क्या है? आपकी उम्मीद क्या है? आगे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। विजय मिश्रा के पास में चलते हैं। मेरे साथ हालांकि जितने पैनलिस्ट हैं वो बने हुए हैं लगातार, लेकिन विजय मिश्रा के पास में चलेंगे। विजय मिश्रा, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी और कहा यह जा रहा है कि अब से 45 मिनट के बाद फैसला आ सकता है। अभी हलचल क्या है ये बताएं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने ये जाना था कि विनय कटियार, चंपत राय और कई बड़े बड़े लोग, साध्वी रितंबरा जैसे लोग पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ठीक मेरे पीछे का जो ये परिसर आपको दिखाई दे रहा है, ये वही परिसर है जिसके अंदर अभी अभी काफी सारे जो चेहरे थे वो इसके अंदर जा चुके हैं, चाहे साध्वी रितंबरा हो या फिर रामविलास वेदांती हो, विनय कटियार हो या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह हो, सभी आपको यहाँ पर इसी परिसर के अंदर, यही परिसर गवाह बनेगा इन सभी मामलों पर फैसले सुनाने को लेकर के। जज साहब भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जिस तरह से मेरी यहाँ पे इससे जुड़े वकील के मिश्रा और प्रशांत सिंह अटल से बात हुई है, उन्होंने कहा करीब 12 बजे के आसपास फैसला जो है वो आ सकता ही। जो एडवोकेट बातचीत हुई, उनका यह कहना था कि इस पूरे मामले पर सीधे तरीके से कोई जुड़ाव जो है वो इस पूरे केस में नहीं दिखा, क्योंकि लगातार इस पूरे केस में वो साथ थे। उन्होंने यहाँ पर इन अभियुक्तों के वकील होने की वजह से इस पूरे कार्रवाई और सुनवाई के दौरान लगातार मौजूद रहे। हालांकि उन्होंने इस बात की भी तैयारी रखी है कि अगर कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर किसी प्रकार की कोई सजा सुनाई जाती है तो एक अंतरिम बेल लेने की उस पूरी तैयारी के साथ वो यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन उन्हें इस बात की पूरी आशा है कि इस पूरे मामले पर जो कोर्ट है वो उनके पक्ष में फैसला सुना सकता है और सभी को बरी कर सकता है। हालांकि उन्होंने उन तमाम चीजों का भी जिक्र किया कि यहां पर कोर्ट में जो सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि यहां पर विनय कटियार के घर पर बैठक हुई थी और जिस तरह के भाषण हुए थे, जिस तरह के नारे लगाए गए थे, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के को जोड़ने के लिए और इस पर सजा सुनाने के लिए सीबीआई ने तमाम तथ्य पेश किए थे। लेकिन उसको भी लेकर के प्रशांत सिंह अटल का साफ कहना था कि कोई नारा लगाना या भाषण देना या किसी के घर पर बैठ करके कोई बातचीत करना इस बात को नहीं जोड़ता है कि वहां पर जो विवादित ढांचा गिराया गया है उसमें सीधे तौर से किसी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा ये भी कहा प्रशांत सिंह अटल ने यहाँ पर जब हमसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया कि जो उस दिन बैठक हुई थी, क्योंकि उसमें विनय कटियार सांसद थे और सांसद के यहाँ कोई भी आ जा सकता है, कोई भी बैठ सकता है, तो इस बात को भी लेकर। ठीक है, विजय मिश्रा दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। विजय मिश्रा दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। पवन सिन्हा के पास में चलते हैं। पवन जी, 28 साल का एक इतिहास है, लेकिन 28 साल से पहले भी एक दशक या यूं कहें कि 1.5 दशक का इतिहास है। जितने भी आरोपी हैं, यकीनन आपको लगता नहीं कि आज उनके जहन में पूरा आंदोलन आ गया होगा, उनके जहन में यह भी आ गया होगा कि जिस चीज को शौर्य और पराक्रम से जोड़ करके देखा जाता था, आज अदालत की दहलीज पर है और फैसला आने वाला है। आपको क्या लगता है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा या जितने भी 32 आरोपी हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा आज? पवन सिन्हा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? पवन जी, चलिए मैं एक काम कर लेता हूं, एक बार मैं अश्विनी उपाध्याय के पास में चलता हूं, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के पास भी चलेंगे। अश्विनी जी, बहुत ही संक्षेप में मुझे ये बताइएगा कि अगर आरोपियों के खिलाफ फैसला आता है तो ऐसे में कानूनी तौर पर आगे क्या होगा?
देखिए, ये जो फैसला आएगा भी, जो इसमें धाराएं हैं वो ऐसी है कि कोर्ट वहीं तुरंत उनको बेल दे सकती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वहाँ के जो वकील हैं उन्होंने तैयारी कर भी रखी होगी वहीं तुरंत इमीडिएट बेल के लिए। और बाहर मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि 120B में जो होने वाला है, जो मुझे लगता है अगर बाय द वे ऐसा आता है कि हाँ ये लोग दोषी हैं 120B के, तो वो भी वहाँ पे कोर्ट को वहीं पे पावर है बेल देने की, और निश्चित रूप से जिनको सजा होगी वो बेल तो मांगेंगे। तो मुझे लगता है कि उस फैसले के बाद अगर सजा होती तो उनको बेल वहीं मिल जाएगी। ठीक है। मौलाना मेहरुद्दीन अंग्रेज, आज 28 साल के बाद बाबरी केस में एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। हालांकि एक फैसला नवंबर 2019 में आ चुका है, लेकिन बतौर एक मुस्लिम जानकार, इस्लामिक जानकार, मुस्लिम धर्मगुरु, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूं, मगर इसमें आते आते बहुत देर कर दी इस सजा को। इन्हें सजा होनी चाहिए। इन्होंने एक धार्मिक स्थल को, जो मस्जिद थी, उसको इन्होंने तोड़ा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे कोर्ट और इन्हें सजा दे ज्यादा से ज्यादा, जिसके कभी जिंदगी में कोई भी शख्स किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारा और किसी ये चर्च को कभी तोड़ ना सके। ऐसा मैं जज साहब से, जो यादव साहब जज है, उनसे ये अपील करूंगा कि इन्हें ऐसी सजा दे कि ये कभी भविष्य में भी, अपनी जिंदगी के भविष्य में कभी किसी के धार्मिक स्थल को आप औरंगजेब को मुसलमान मानते हो क्या? ये बताओ आप पहले। इंसाफ मिला तो आप बाबर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। औरंगजेब को मुसलमान मानते हो आप इस्लामिक धर्म गुरु, मुझे इतना बता दो, आप औरंगजेब को, उन्होंने तो जहां मस्जिद बनाई, मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हैं उनको। तो उन्होंने जहां मस्जिद बनाई वहीं मंदिर भी बनाया, वहीं गुरुद्वारा भी बनाया, और आप उन्हें तोड़ने का काम कर रहे हो। आप हिंदू नहीं हो, आप नकली हिंदू हो, आप नकली हिंदू हो। चलिए, यहाँ बात करके ना कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे। मौलाना मेहरुद्दीन अंग्रेज, हम किसी को भी सर्टिफाई नहीं करेंगे, इसलिए नहीं बना पा। पवन सिन्हा के बात कर सकते हैं। पवन सिन्हा जी, देश के सोशल फैब्रिक के लिए, देश की पॉलिटिक्स के लिए आज जो फैसला आने वाला है, ये किस तरीके की इंपॉर्टेंस रखता है? पवन सिन्हा जी, शिवाजी के दबाव की वजह से किया। हाँ पवन जी, बोले आप। जी, मैं ये कह रहा हूं कि हर बार औरंगजेब को डिफेंड करने चल देते हैं। औरंगजेब है कौन? बाहरी है, बाहर से यहां आया, यहां के उसने मंदिर तोड़े, और मंदिर तोड़ने के बाद उसने दो तीन मंदिर बनाए, वो भी दबाव से बनाए, दबाव से। और वह एक लुटेरा था, सिर्फ और सिर्फ एक लुटेरा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था वो बदतमीज व्यक्ति। और उसकी यहाँ पर कसीदाकारी होती रहती है। उसने मंदिर तोड़े और एक दो बना दिए, तो क्या ये एहसान कर दिया उसने भारत के ऊपर? और हम लोग यहाँ पर उसकी तारीफें करते हैं, उसके नाम की सड़कें बना देते हैं। अरे आप उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, केवल और केवल टेरर पर डिपेंड करता था उसका एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने भी इतिहास पढ़ा है, आप भी इतिहास पढ़कर देखिए। धर्म की दृष्टि से मत देखिए, वो विदेशी है, वो भारत के अंदर घुसा है, और उसकी जो है उसकी मजम्मत होनी चाहिए, यहाँ पर उसकी कसीदाकारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी लोग रुके रहे हैं। मोहम्मद फरहान अख्तर और सचिन भल्ला के पास भी मुझे जाना है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। पूरे देश को इंतजार है सबसे बड़े फैसले का। 32 आरोपियों का क्या होगा? और मेरे पीछे के ये जो बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, 32 आरोपियों में से ये लोग भी हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, उन्हें आज की तारीख में रथ यात्रा भी याद आ रही होगी। हालांकि खुद वो पेश नहीं हुए हैं, लेकिन कई बड़े बड़े लोग हैं, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अदालत परिसर में आ चुके हैं। चंपत राय जैसे अदालत परिसर में आ चुके हैं। कार सेवा से लेकर के 1990 के दशक का वो आंदोलन यकीनन फिर से उस चैप्टर को पलटा जाएगा। आज आने वाला है बड़ा फैसला। में 6 दिसंबर 1992 को हुआ क्या था? 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवा की इजाजत मांगी गई। कहा गया कि राम भक्त राम चबूतरे पर सरयू का जल और मिट्टी चढ़ाएंगे। राज्य सरकार ने कहा कि कार सेवक सिर्फ कार सेवा करेंगे, और लाखों राम भक्तों ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। ढांचा गिरने के बाद पूरे देश में दंगे भड़के। इन दंगों में 1800 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और 1800 से ज्यादा लोग मारे जाने के बाद आरोपियों के खिलाफ जो सबूत मिले, ये भी देखें आप। विध्वंस से जुड़े मामले में 30 से 40 हजार गवाह थे। ट्रायल में मौखिक गवाही महत्वपूर्ण रही। सीबीआई ने 1026 गवाहों की लिस्ट बनाई। इनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी और पत्रकार थे। 2010 से सीबीआई की कई टीमों ने देश भर का दौरा किया। सीबीआई ने कई लोगों को अदालत में पेश होने का समन दिया। कुछ को तो इंग्लैंड और म्यांमार में भी ट्रेस किया गया। हजारों में से सिर्फ
351 गवाहों ने अदालत में बयान दिया। मौखिक सबूतों में नेताओं के भाषण शामिल हैं। 1990 में आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की, उस दौरान दिए गए बयानों को सबूत माना गया। दस्तावेजी सबूत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इनमें घटना की न्यूज रिपोर्ट्स भी शामिल है। 6 दिसंबर 1992 को खींचे गए फोटोग्राफ्स और वीडियो भी शामिल हैं। कई न्यूज चैनल्स ने 100 यूमेटिक वीडियो कैसेट सौंपे और वीडियो कैसेट अदालत में टीवी और 2 वीसीआर पर चलाए भी गए हैं। मेरे ख्याल से मुझे एक बार रिपोर्टर मेरे साथ में है क्या इंडिया न्यूज संवाददाता है मेरे साथ? चलिए ठीक है, मेरे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट सचिन भल्ला हैं और मोहम्मद फरहान अख्तर भी हैं। राजनीतिक विश्लेषक सचिन भल्ला से मेरा सवाल होगा। सचिन भल्ला जी, कहते हैं कि धर्म से जुड़ा या फिर मंदिर से जुड़ा कोई भी फैसला अगर देश में आता है तो इससे देश की राजनीति में, देश के सोशल फैब्रिक पर भी कोई असर पड़ने के चांसेस होते हैं। आपका विश्लेषण क्या है? सचिन भल्ला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सचिन भल्ला, आप तक आवाज जा पा रही है? चलिए ठीक है, सचिन भल्ला तक आवाज नहीं जा रही। मेरे ख्याल से विवादित ढांचा मामले में वकील प्रशांत अटल से भी बात की है इंडिया न्यूज ने। देखें। अटल जी हैं, मैं बातचीत करता हूं। काफी नजदीक से आपने देखा है प्रशांत जी, आपने इस पूरे मामले को, जिस तरह से पहले लोग 48 मुकदमे ही कहते थे, लेकिन मामला था कि पूरे 49 मुकदमे दर्ज हुए थे। आज इस पूरे 28 साल बाद कैसे महसूस करें, क्योंकि एक एक कदम आपने इसमें देखा था हर चीज? देखिए, 2 एफआईआर दर्ज हुई, 197, 198। चार्जशीट सीबीआई ने जो फाइल की एक्यूज लोगों के खिलाफ, 49 एक्यूज पर्सन्स के खिलाफ, विदाउट एनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड विदाउट एनी एविडेंसेस, तत्कालीन सरकार के दबाव में चार्जशीट फाइल की और सीबीआई ने 57 विटनेसेस रायबरेली में प्रोड्यूस किए, 294 यहाँ, लेकिन कोई गवाह प्रूफ नहीं कर पा रहा है केस को। मुझे पूरा विश्वास है मुकदमे में एक्विटल होगा और बाइज्जत बरी होंगे सभी लोग। धन्यवाद, आपने समय दिया है हमें। तो बिल्कुल ये प्रशांत अटल जी थे जो कि शुरू से ही इस पूरे मुकदमे को काफी नजदीक से देख रहे थे और जाहिर है कि जिस तरह से इन्होंने एक आशा जताई है कि जो भी अक्यूज्ड हैं, जो भी इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं, पूरी आशा है कि कोर्ट आज उन्हें बाइज्जत बरी कर सकती है। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ इस समय के मिश्रा जी हैं जो कि सीबीआई कोर्ट में एडवोकेट हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरह का आज पूरा फैसला हो सकता है और किस तरह से इस पूरे मामले पर आज पूरी बातचीत होनी है। जज साहब तो मैंने देखा पहुंच गए हैं और जो अभियुक्त हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या लग रहा है आज किस तरह का माहौल रहना है कोर्ट में? माहौल का आज फैसले की घड़ी है। न्यायालय 12 बजे के लगभग उम्मीद करता हूँ कि फैसला सुना देगी। इसमें 5-6 लोग नहीं आ पा रहे हैं, उनकी सूचना भी न्यायालय में देने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन मेरे हाथ में है। बाकी प्रक्रिया, अब न्यायिक प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाएगी। अभी कौन कौन नहीं आ रहा है? इसमें 6 लोग नहीं आ रहे हैं। माननीय गोपाल दास जी नहीं आ रहे हैं, माननीय आडवाणी जी और जोशी जी नहीं आ रहे हैं, उमा भारती जी नहीं आ रही हैं, श्री कल्याण सिंह जी नहीं आ रहे हैं। इतने 6 लोग हैं। 6 लोग नहीं आ रहे। प्रधान जी, तो इनके न आने की वजह से क्या ये वर्चुअल जुड़ेंगे या इनका स्वास्थ्य खराब है? जैसा कोर्ट ने दे, ये लोग तो स्वास्थ्य खराब ही की वजह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिनको जोड़ने का प्रयत्न कहेगी कोर्ट तो मैं प्रयत्न करूंगा, उनको जुड़वाने की व्यवस्था करूंगा। अच्छा है कि 12 बजे तक फैसला आ जाए? निश्चित रूप से। क्या लग रहा है किस तरफ रुख हो सकता है? अब रुख के लिए तो पहले टिप्पणी उचित नहीं है। न्यायालय, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हमारे साथ न्याय करेगी। इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा के पास में चलते हैं। विजय, कहा यह जा रहा है कि 5 मिनट या 7 मिनट के बाद जज अपना फैसला पढ़ना शुरू कर देंगे। इस बारे में आपको जानकारी क्या है? और संभावित तौर से यह भी कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, ये लोग अपीयर हो सकते हैं। इसका अपडेट क्या है आपके पास? और उन्होंने जानकारी भी मांगी है कि किस तरह से वहां पर कितने लोग पहुंचे हैं और कितने लोग नहीं आए हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनको लेकर के क्या कोई जो उनके एडवोकेट्स हैं उनके कोई पेपर्स वगैरह उन्होंने सबमिट किए हैं कोर्ट में या नहीं किए हैं, इन सभी चीजों को लेकर के वो अपने स्टाफ से पूरी जानकारी ले रहे हैं और ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में ही वो कोर्ट पर बैठेंगे और फैसला पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हालांकि इंतजार इस बात का है क्योंकि जो मेरे जानकार उस समय कोर्ट में मौजूद है वो यही बता रहे हैं कि इंतजार है, पूरी कोर्ट यहाँ पर बैठी हुई है और जज साहब का इंतजार है
वो जैसे ही कुर्सी पर बैठेंगे उनका फैसला पढ़ना शुरू हो जाएगा और उस समय फैसले की लाइन्स को ही देख करके आगे वो बता सकेंगे कि आखिर जो फैसला है वो उसका रुख किस तरफ जा रहा है। यानी इंतजार सिर्फ कुछ मिनटों का रह गया है, क्योंकि जानकारी उन्होंने ले ली है। जानकारी के अनुसार जो है 22 लोगों में जो है वो करीब 6 लोग जो है वो इस समय कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं, यानी 26 लोग इस समय जो है वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं और उनके लिए अलग से कुर्सी लगाई गई है। वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार है सिर्फ जज साहब का। और जैसे जज साहब विजय मिश्रा, दोबारा आपके पास लौट करके आता हूँ। विजय, दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं, क्योंकि शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या कहा ये जानना जरूरी है। उनका कहना यह है कि ये मामला उसी दिन खत्म हो गया था जब पीएम मोदी ने अयोध्या जाकर राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब राम मंदिर के बारे में निर्णय हुआ सुप्रीम कोर्ट का और राम मंदिर की भूमि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को दी गई, और जिस दिन प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब ने राम मंदिर का जाकर भूमि पूजन किया, उस वक्त ये बाबरी का जो स्पेशल कोर्ट था उसका महत्व खत्म हो गया। अगर कानूनन हमने राम मंदिर का भूमि पूजन किया है तो बाबरी की केस ही खत्म होती है। मोहम्मद फरहान अख्तर, आपको भी लगता है क्या संजय राउत ने यह कहा कि यह केस तो उसी दिन खत्म हो गया था जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर राम मंदिर भूमि पूजन किया था? सर, केस उस दिन खत्म नहीं हुआ था, मगर उस दिन हमारे देश के मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को साबित किया था कि हम सिर्फ कुछ जाति के लिए हम मतलब इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हमें मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, हमें दलितों से कोई मतलब नहीं है। जो केस आज तक कोर्ट में पेंडिंग है, जिन चीजों पे आज तक केस चल रहा है कि उनको किन लोगों ने मतलब तोड़ा था, किन लोगों ने वहां पे जो है जाकर के मस्जिदों में ज्यादती की थी, मतलब इस तरह के जगह पर हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री, जिस देश को हम ये बोलते हैं कि यहाँ की गंगा जमनी तहजीब एक मतलब मिसाल है और यहाँ लोग सब लोग मिलजुल के रहते हैं, मतलब इस देश का प्रधानमंत्री एक ऐसी जगह पे जाता है जहां के तोड़ने वालों पे, शहीद करने वालों पे आज तक केस चल रहा है और उसका आज जो है फैसला आने वाला है। ये मतलब सर, हमें बहुत दुख है कि हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए थे। और जहां तक संजय रावत जी की बात है, संजय रावत जी ने बिल्कुल सही कहा कि उस दिन ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ कर दिया था कि कोर्ट का फैसला कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब इसको कौन तोड़ा था नहीं तोड़ा था हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस हम अपनी मनमानी करेंगे जहां तक हमसे होगा। जैसे एक काम कर लेते हैं इकबाल अंसारी को एक बार सुनते हैं। इस मामले में इकबाल अंसारी और विवादित ढांचा केस में आरोपी रामजी गुप्ता का क्या कहना है, एक बात सुनिए। 9 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था मंदिर का और मस्जिद का, पूरे देश के हिंदू मुसलमानों ने उसका सम्मान किया था, हमने भी सम्मान किया था। हमारा कोई झगड़ा हिंदू मुसलमानों का नहीं है, मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है। उसी से रिलेटेड ये भी मुकदमा है, सीबीआई का मुकदमा है, बाबरी विध्वंस का मुकदमा है। जो भी कानून करेगा उसको हम मानेंगे, ना हमें कोई खुशी है ना हमें कोई गम, क्योंकि सरकार के पास सारे साक्ष्य हैं, सारे सबूत हैं। जो भी सरकार के जो है कोर्ट करेगी उसका हम सम्मान करेंगे। हम तो हिंदू मुसलमानों का विवाद कभी नहीं चाहते, ना हम धर्म जात की लड़ाई जो है इस देश में देखना चाहते हैं। फिर जो होगा स्वीकार है। हम तो वो लोग हैं जो अपनी अंतिम यात्रा में भगवा कफन की उम्मीद करते हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सलाखों के भीतर जाएंगे तो राम जी का काम और जेल से बाहर रहेंगे तो राष्ट्र का काम, इसलिए फैसला स्वीकार। हमने देश के हिंदुओं को जगाया था, स्वाभिमान को जगाया। कोई कह रहा है कि देश के हित को जगाया, स्वाभिमान को जगाया। किसी का मानना यह है कि इस फैसले के बाद ये पता चल जाएगा कि क्या वाकई में कुछ लोगों ने 1992 में भड़काया। यह भी पता चल जाएगा कि क्या इन्हीं लोगों ने भड़काया, बाबरी ढांचा ध्वंस हुआ और उसी के बाद देश में दंगे भड़के। लेकिन विजय मिश्रा के पास में चलते हैं। विजय, सीबीआई कोर्ट में कोई हलचल?
सीबीआई कोर्ट की हलचल के बारे में जो अभी जानकारी आ रही है कि यहाँ पर जज साहब के आने का संकेत जो है वो उन लोगों को मिल गया है, क्योंकि कोर्ट को शांत रहने के लिए उनके हिसाब से एक बार अंदर आकर के कहा गया है कि सब लोग शांत रहें, इसको यहाँ पर कोई बातचीत न करें, कोई शोर शराबा न करें। तो जिस तरह की अब जानकारी मिल रही है कि शायद अब जज साहब जो है वो कोर्ट में बैठने वाले हैं, और मुझे लगता है कि कोर्ट में बैठते ही जो उनका फैसला है देना वो शुरू हो सकता है, यानी फैसला पढ़ना वो शुरू कर सकते हैं। तो इंतजार इसी बात का है, और इसी तरफ हमारी निगाहें भी लगी हुई है, क्योंकि जिस तरह से उनके स्टाफ ने आकर के एक बार पूरे कोर्ट को शांत कराया है, उससे यही लग रहा है कि जज साहब बस अपने चैम्बर से थोड़ी देर में ही निकल करके कोर्ट में बैठने वाले हैं। लेकिन एक काम कर लेते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट सचिन भल्ला के पास में चलते हैं। सचिन भल्ला जी, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, अगर आरोपियों के खिलाफ ये फैसला आता है तो आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर आरएसएस के आनुषंगिक संगठन के लिए और भी ज्यादा मजबूती से ये कहने वाला हो जाएगा कि देखिए हाँ, हमने आंदोलन किया था, आगे भी हम आंदोलन करेंगे, हमने अयोध्या का भी आंदोलन किया था, हम मथुरा का भी करेंगे, काशी का भी करेंगे, ज्ञानवापी मस्जिद वाला भी करेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि आज इतना फैसला जो आने जा रहा है उसमें आज लोगों का कानून और अदालत से यकीन बढ़ता है या नहीं बढ़ता, ये आज एक बहुत बड़ा भारतवर्ष में फैसला होने जा रहा है। 28 साल बाद जो इनके 49 जिनके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ, उसमें से 17 लोग मर जो हैं वो 75-80 साल की उम्र के हैं, और मैंने अभी वकील साहब ने अभी बोला था कि इसमें 2 या 3 साल की सजा होनी है और वो कोर्ट में ही आपको उसकी बेल मिल सकती है। हाँ। मेरा मानना ये है, इसमें एक 395 की धारा भी ऐड है जो वकील साहब ने नहीं बोली, जिसमें 5 से 10 साल की भी सजा हो सकती है, उसके लिए उनको जेल में जाना पड़ सकता है। तो मैं ये मान रहा हूं कि आज कानून और अदालत का आज लोगों में कितना विश्वास बढ़ता है या नहीं बढ़ता, ये देखना आज बहुत जरूरी है। और आज देश की जनता को ये पता लगेगा कि न्याय में और अन्याय में कितना फर्क है। और अश्विनी उपाध्याय जी, आपने सुना कि राजनीतिक विश्लेषक क्या कह रहे हैं कि इसमें, हाँ, उनका कहना यह है कि इसमें एक धारा और भी है 295 जिसके तहत लंबी सजा भी हो सकती है, जबकि आपका कहना यह था कि आराम से बेल मिल जाएगी अगर आरोपियों के खिलाफ फैसला आता है तो भी। राशिद जी, इसमें पूरा विषय ये है, मुझे नहीं पता कि उनको जो वहाँ पे प्रोसीडिंग चली है उसको उन्होंने देखा है या केवल सुना है टीवी और मीडिया के माध्यम से। केवल विषय ये है कि जो 6 दिसंबर को ढांचा गिराया गया वो वेल प्लान्ड था, प्री प्लान्ड था, अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था, या वो एकाएक भीड़ ने निर्णय लिया तोड़ दिया, इतनी सी बात है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आज देश को ये पता चलेगा कि जो 6 दिसंबर को जो ढांचा गिराया गया वो वेल प्लान्ड था या नहीं था। ये जो लोग आज वहां पे जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, इनकी कोई पहले से भूमिका थी या ये लोग भी वैसे ही गए थे जैसे पूरा भारत वहां या बाकी जो हिंदू वहां आए हुए थे, इतनी सी बात है। इसको आप अलग अलग इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हैं? केवल और केवल अदालत को ये देखना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल ये माने बैठे हैं कि अगर खिलाफ भी फैसला आ गया तो हम तो ये कह देंगे कि देखिए हमने तो अपना शौर्य दिखाया था, हमें तो गर्व है, हमारी वजह से अगर बाबरी ढांचा ध्वंस हो गया तो हमें तो गर्व ही रहेगा। इस तरह की पोस्टरिंग होगी क्या अश्विनी जी? नहीं राशिद, देखिए मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, विषय केवल और केवल इतना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोर्ट को केवल आज इस बात, कोर्ट के फैसले से यह प्रूव हो जाएगा कि जो 6 दिसंबर को आडवाणी जी, जोशी जी, बाकी लोग गए थे वहां पे, वो लोग क्या तुड़वाने के लिए उन्होंने उकसाया या तुड़वाने के लिए उन्होंने प्री प्लानिंग कर रखी थी और नहीं, यदि नहीं किया था तो भीड़ ने अपना भीड़ के, क्योंकि ये जो 29 लोगों का नाम आ रहा है, ये लोग गुंबद पे तो नहीं चढ़े थे, ये लोग वहां जाके फौड़ा नहीं चला रहे थे, ये लोग तो 100 मीटर के घेरे में भी नहीं थे। 40,000 वहां बन गए, उसमें से अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, लास्ट में पेंडिंग दिखाई जा रही है और आप कह रहे हो 395 नहीं है, इसमें जिनके खिलाफ ये मैटर चल रहा है ये लोग 100 मीटर के दायरे में कोई नहीं था। पहले बात तो आपको बता दूं, एकदम जरा फैक्ट समझिए आप, कानून फैक्ट देखता है, जरा उसको समझिए।
ये जिनके खिलाफ केस चल रहा है इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो 100 मीटर के दायरे में था। और उसके तो ऊपर आप कोर्ट को ये देखना है कि फिजिकल अपीयरेंस तो नहीं थी, फिजिकल अपीयरेंस तो नहीं थी, क्या मेंटल अपीयरेंस थी, क्या मेंटली ये लोग प्री प्लान कर रहे थे इसको गिराने की, इसलिए भीड़ इकट्ठा किया गया। इतनी सी बात है। और जहां से बात आई है, आप दोनों लोग एक मिनट के रुकें क्योंकि मुझे पवन सिन्हा के पास भी जाना है। पवन जी देखिए, आपराधिक साजिश का आरोप लगा है और अगर आरोप साबित हो जाता है, अगर खिलाफ फैसला आता है, इसका मतलब यह है कि आपराधिक षड्यंत्र रचा गया। ढांचा गिराने का आपराधिक षड्यंत्र क्या किसी के लिए शौर्य का प्रतीक भी हो सकता है क्या? देखिए, यहाँ पर बात शौर्य की नहीं है और अगर माननीय अदालत इस पर इस प्रकार की कोई टिप्पणी करती भी है तो फिर हम उसके विरुद्ध नहीं जा सकते, तब इसको शौर्य से नहीं जोड़ सकते। आपराधिक षड्यंत्र तो वह अगर माननीय अदालत कह देती है तो फिर हम उस शब्द को हमें स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी तरफ बात है, जो अश्विनी जी कह रहे हैं वकील होने के नाते, तो जो भी लोग उस दायरे के अंदर नहीं हैं और जो लोग जो भाषण दे रहे हैं वो हिंदू जागृति से संबंधित है लेकिन मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, तब मेरे ख्याल से ये फिर मसला नहीं बनेगा। ऐसा रिकॉर्ड और एविडेंसेस के आधार पर ही माननीय अदालत इस पर फैसला देगी। लेकिन एक चीज अवश्य होती है राजनीति के अंदर कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करते हैं, कोई जागरूकता जागृति आदि कुछ भी करते हैं, तो वह पार्टी, वह दल, वह संगठन उसका क्रेडिट अवश्य लेता ही है और ये एक सामान्य सी बात है, ये सबको स्वीकार भी होनी चाहिए। मैं आपका इशारा समझ गया। आपका इशारा अश्विनी उपाध्याय की तरफ है और अश्विनी जी, अगर आरोपियों के खिलाफ फैसला आएगा तो इसका मतलब यह है कि इसका श्रेय आप लोग लेंगे। नहीं, जनता देखिए, एक चीज बताए, आप इस समय आपकी जो आपका युवा, खासतौर पे युवा इतना जागरूक हो गया है राशिद भाई कि आप उसको समझाने की जरूरत नहीं, सब समझ लेते हैं। कौन आदमी राम मंदिर के निर्माण में क्या भूमिका निभाया सबको पता है। कौन आदमी कह रहा था राम सेतु का अस्तित्व नहीं है सबको पता है। कौन आदमी ने किस पार्टी ने वहां पे गोली चलवाई सबको पता है। और किस पार्टी के लोग वहां तक गए, गिरफ्तार हुए, ये भी सबको पता है। इसमें कोई हमें क्रेडिट लेने न लेने की बात है। जनता बहुत स्पष्ट है, जानती है। माननीय अभी तो इसके पहले पता नहीं कौन से वक्ता बोल रहे थे, उनको बड़ी मिर्ची लग गई है, ऐसे लगता है कि कहीं उनको बहुत दिक्कत हो रही है, धुआं निकल रहा है उनके मुंह से। मुझे समझ में नहीं आता मौलाना मेहरुद्दीन अंग्रेज, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मैं अश्विनी उपाध्याय को भी सुन रहा हूँ और आप लोगों को भी सुन रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आता 6 दिसंबर 1992 से जुड़ा कोई भी फैसला अगर आता है। मौलाना मेहरुद्दीन अंग्रेज, एक मिनट रुके। हाँ, सचिन भल्ला रुक जाइए। सचिन भल्ला हो गया सचिन भल्ला रुके। मौलाना मेहरुद्दीन अंग्रेज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 6 दिसंबर 1992 का कोई भी फैसला आता है, आप लोग ये हार या जीत के तौर पर लेते हैं, ये नहीं सोचते कि कौन अपराधी है, किसने आपराधिक षड्यंत्र किया, कौन आरोपी था, कौन आरोपी साबित हुआ, मुकदमा कितना चला, बस हार और जीत, किसी की हार किसी की जीत, कभी हिंदू की हार, कभी मुसलमान की हार, कभी एक की जीत, कभी दूसरे की जीत। राशिद साहब, आप हमें, हेलो, हाँ बोलें। अरे राशिद साहब, हमें मौका तो दिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। पहले मैं बता दूं, मैं जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसको हमने कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं मानेंगे। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और कोर्ट के फैसले को बिल्कुल मानेंगे। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के जो फैसला आया था, उसके खिलाफ जाकर के अभी 1.25 घंटे पहले ही आपने बहुत बड़ी बातें बोली हैं। बहुत बड़ी बातें बोली हैं आपने, इसलिए ये मत की कहिए आप। हाँ, अगर हमें यहाँ से इंसाफ नहीं, अगर हमें यहाँ से उन्हें सजा नहीं मिलती तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहां तक भी हम जाएंगे इनको सजा दिलाएंगे। इन्होंने सन 1992 में बाबरी मस्जिद को इन्होंने ध्वस्त किया था। इन लोगों की कितनी बार हाई कोर्ट गए ये तो बता दो। सब कुछ है कोर्ट के पास। अगर मेहरुद्दीन अंग्रेज, कोई कसूर नहीं है। मेहरुद्दीन अंग्रेज, एक बार के लिए मान लीजिए कि ठीक है इन लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र किया, लेकिन उसके बाद जो दंगे भड़के, उसके बाद दंगे किसने भड़काए जानते हैं? आपको क्या कहना चाहिए? सुनिए मेरी बात, आपको ये कहना चाहिए, टीवी पे नजर आते हैं, कोर्ट में नजर नहीं आते। ये बताओ, ट्रेन में जला के किसने मारा? शर्म नहीं आती? ये वो औरंगजेब, वो आज का ओसामा बिन लादेन था।
वो तो ओसामा बिन लादेन से भी खतरनाक था, वो तो बगदादी से भी खतरनाक था। उस बगदादी अरे तुम पिछली बातों में चले जाते हो, आज की बात करो, सम्मान करते हो, अरे आज की बात करो, आज की इस बात पे बात चल रही, बाबर की बात नहीं हो रही। मैं आज की बात कर रहा हूँ, और कल के बगदादी के साथ भी खड़े हो। दिक्कत इन लोगों को है, मस्जिद टूटने की बात हो रही, दिक्कत तो बाबर पे बात चले गए। कभी उस वक्त आप लोग कहाँ थे? बगदादी से भी आप जैसे लोग, ये चलिए आप उस वक्त बच्चे रहे होंगे, आज आप बोल दीजिए कि गोलियां राम भक्तों पे गलत चलवाई गई थी, बोलिए जरा। उसके लिए अलग से डिबेट कराइए राशिद साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप तीनों ही लोग रुके रहे हैं, जला के मार दिया। मैंने आप तीनों ही लोग रुके रहे हैं। इंसाफ नहीं मिला, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह जाएंगे। ठीक है, आप सभी रुके रहें, आप सभी रुके रहें। और मैं चाहूंगा इस पैनल से मेरी गुजारिश है कि मेरे साथ रहें, क्योंकि फैसला कभी भी आने वाला है। सुबह से आप लोग हैं लगातार। सचिन भल्ला जी, आप, मेहरुद्दीन अंग्रेज, पवन सिन्हा जी, इसके अलावा मोहम्मद फरहान अख्तर, अश्विनी उपाध्याय जी, आप मेरे साथ में रहें। अब से ठीक कुछ ही मिनट के बाद में फैसला आने वाला है। 28 साल के बाद सबसे बड़ा फैसला क्या होगा आडवाणी का, क्या होगा उमा भारती, विनय कटियार का, कल्याण सिंह पर भी फैसला आएगा, ये भी हम आपको दिखाएंगे।